नमस्कार। चलिए आज जानने के प्रयास करते हैं एक कंपनी को और कंपनी बेसिकली करती क्या है उसके बारे में एक हाइलाइट्स की तरफ नज़र डालता हूँ। नेटवर्क कनेक्टिंग का काम है इस कंपनी के बारे में। और कंपनी में पहले देखा जाए कंपनी का नाम भी रूट्स करती आती है, रूट मोबाइल करके आती है। कम्युनिकेशन कहती है सॉल्यूशन फॉर द हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। और ये बेसिकली इसको सिंपल सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये एक नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसको एक कामकाज तौर पे निकल के आती है। इसकी हम क्यों चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसका चार्ट में क्या देखने को मिलता है। इस चार्ट में देखने को ये मिल रहा है कि लगातार स्टॉक ने जो जंप लगाई वो नियरली लगता है काफ़ी अच्छा खासा, मतलब कि 15% या 20% के आसपास का सर्किट लगाया है। और अभी जस्ट पता चलेगा कितने परसेंट के सर्किट लगे, तो नियरली 15% के आसपास सर्किट लगाया है स्टॉक ने। तो फिर क्या है इस स्टॉक के पीछे की कहानियाँ? क्या इसका फंडामेंटली सपोर्ट करती है या कुछ ऐसा ऑर्डर है या इनके पास कुछ ऐसा काम धंधा में काफ़ी इंक्रीमेंटल देखने को मिला, इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले किस स्टॉक को जानने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कहती है रूट मोबाइल जो है बेसिकली कंपनी है, क्या करती है। तो उसके पास प्रोडक्ट की बात करें तो A2P मैसेजिंग, टू वे मैसेजिंग और कुछ मैसेजिंग OTP वगैरह का काम है। OTP, रूट कनेक्टेड कनेक्टर, मेल टू SMS, नंबर लोके लुकअप, इनके पास ये सॉफ्टवेयर और मैसेजिंग ऐप वगैरह है जो कि कामकाज करती नज़र आती है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें और भी कुछ है, जैसे इन्हांस बिजनेस मैसेजिंग की तरफ देखा है तो व्हाट्सअप ऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वाइवल्स बिजनेस है, तो गूगल बिजनेस मैसेंजर है। तो इसका अर्थात ये समझ में आती है, ये आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो ब्रांड्स वेरीफाइड मैसेंजर और मैसेज वेरीफाइड कॉल की बात करती नजर आती है। तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ इसकी कहानियों को हम लेके चलते हैं और स्टॉक मार्केट में क्या कहना चाहती है, जहाँ पे स्टॉक में लगातार एक लगातार पुलबैक देखने को मिला, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी चर्चा करेंगे, जहाँ पे 58% 52% का रेशियो में निकल के आती है। साथ में इसका ये भी चेक करने का प्रयास करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जहाँ पे इसका स्टैंड लोन डेटा क्या कहती है और कंसोलिडेट डेटा में क्या फ़र्क निकल के आता है। जहाँ स्टैंड लोन इसका केवल केवल रिवेन्यू कम था, एसेट्स ज़्यादा दिखती है, वहीं पे कंसोलिडेट डेटा में इनका रिवेन्यू डबल से ज़्यादा हो जाती है एज पर एसेट्स से। जहाँ पे एसेट्स करीब 18,000 लाख का था, वहाँ पे 36,000 लाख का इनका रिवेन्यू बन जाती है। तो समझने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो चलते हैं रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में जानते हैं। तो रूट मोबाइल लिमिटेड इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन इन द प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर catering to enterprise OTT player and mobile network operator, uh, जो कि रूट मोबाइल लिमिटेड है। पोर्टफोलियो कंप्राइज सोल्यूशन टू इन बिजनेस मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS, फिल्टरिंग, एनालिसिस एंड द मोनिटाइजेशन, ये सब कुछ ग्रुप्स में निकल के आती है। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट्स को लेते हैं जहाँ पे हम फंडामेंटली में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो ये यहाँ पे एक प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट जंप हुआ था। तो मैं फिलहाल इस प्राइस की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक तो प्राइस है, ये तो एक प्राइस जनरेटेड किया जाता है जो कि किस बेसिस पे होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उसका बेसिस ये होता है जो बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के बेसिस देखा है तो बुक वैल्यू है 342 का, और इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ ध्यान दिया है तो होती है 1992 का। अब इसके बाद में निकल के आती है प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 5.5 के आसपास निकल के आती है। और इसके तहत यदि मैं इसको इन सभी डेटा को एक फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड, क्योंकि ये सभी के सभी जो डेटा है ना, इसी सभी डेटा के बेसिस पे जब हम डिविडेंड यील्ड को देख लें, फेस वैल्यू को देख लें, डेबिट डेट सिक्योरिटी की बात कर लें, सबसे लास्ट में मैं आता हूँ करंट प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये EPS की बात कर लें या फिर पोटेंशियल की बात कर लो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल 34 के आसपास और स्टॉक की पोटेंशियल करीब 32 के आसपास, जो कि इसमें जो कि इससे इंडस्ट्री के पोटेंशियल से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद देखा जाए जो करंट लायबिलिटी के फीचर्स को देखा जाए 2% से ज़्यादा का रेशियो देखने को मिला है। हिस्टोरिकल डेटा ROC की बात करूँ तो 20% से ज़्यादा, और ROE की बात करूँ तो 18% से नियर अबाउट निकल के आती है। अब इसी सेंटिमेंटल, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों को ऐड करते हैं तो मार्केट में निकलती है क्या प्राइस? दिस इज ए करंट प्राइस। और ये करंट प्राइस क्या होती है? तो होती है फंडामेंटली, टेक्निकली एंड सेंटिमेंटल, ऑन बेसिस ऑफ मार्केट न्यूज और अदर्स।
उसके बाद निकलती है करंट प्राइस, और करंट प्राइस इसका है 1880, जो कि जो 1880 है वो प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पे आती है, 5.5, मतलब 550% के आसपास की जंप देखने को मिलती है जहाँ से बुक वैल्यू से। मार्केट कैप के बारे में आप सबको पता ही है, मार्केट कैपिटल नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करंट मार्केट प्राइस से, तो निकलती है ये डेट। अब आते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ, और मार्केट में जहाँ पे हम देख रहे थे जहाँ पे क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ये जो प्राइस बनी है 1877, ये बनी कहाँ पे, एक तो फंडामेंटली, एक टेक्निकली, और तीसरा सेंटिमेंटल, इन तीनों को इंक्लूड करके होती है करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में 1877 के आसपास, जो कि करीब करीब 15% का अपर सर्किट में देखने को मिली। 12 वीक की तरफ नज़र डालें तो 12 वीक में, सॉरी 52 वीक में करीब 1928 तक गया था। लोअर साइड की तरफ देखा जाए तो लोअर में 1388 तक आया था, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं था। मतलब मार्केट एक स्टेबिलिटी के साथ साथ कामकाज करती नजर आई थी। यदि हम पिछले डेटा को एक आकलन करें तो मार्केट इससे पहले भी अच्छा खासा जंप था, इसके करीब करीब 2300 तक, 2400 तक, 23, 2350 तक स्टॉक गया था किसी किसी टाइम में। इसका टाइम फ्रेम था 2021 में। उसके बाद मार्केट में पिटवाली हुई, बिकवाली हुई। बिकवाली के बाद दोबारा जब मार्केट सुधरने के बाद दोबारा मार्केट में एक अच्छा पोटेंशियल बनती नज़र आती है। इसको बारे में लेटेस्ट देखने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या पोटेंशियल्स बनती नज़र आती है स्टॉक को लेकर के। क्या ये लगातार जंप करती नज़र आएगी, या एक शॉर्ट टर्म में ऐसे पोजीशन बना और दोबारा ऐसे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसकी क्रम की चलें तो वहाँ पे 52 वीक की हाई को हमने देखा, लो की देखा। उसके बाद देखा जाए कंपनी को, जो कंपनी क्या करती है, अदर टेलीकॉम सर्विस में डील करती है। एक साल की चार्ट, एक दिन का चार्ट में हुआ, पूरे दिन में 12 बजे तक उसमें कुछ भी आसार नहीं था। 12 बजे तक, अर्थात 12 बजे तक कोई भी इसमें कुछ भी अपडेट नहीं आया था। वो अपनी जो इसका प्राइस था नियरली अबाउट उसी के आसपास कामकाज करती नजर आई थी। 12 बजे के बाद आखिर क्या हुआ, जब मार्केट सीधे के सीधे जंप करती नजर आई, और लगातार जंप के आसार पे करीब 15% का सर्किट बना था। ऐसे एक साल की चार्ट को हम देखें तो एक साल की चार्ट में ये नज़र आती है, जो रिसेंटली मुझे लगता है 52 वीक का जो हाई था ना, वो अभी रिसेंटली आज से तोड़ा, और तोड़ने के बाद गिरावट आई और वही पोजीशन बनी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा आसार बना। यहाँ पे देखने को एक चीज़ आई, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की बात करें, इस प्राइस के आसपास देखिए, ये बेसिकली इसका क्या, कौन सी प्राइस थी, ये प्राइस इसकी रेजिस्टेंस की प्राइस थी, उसके आसपास ही मार्केट हमेशा ट्रेड करती नजर आई। जबकि इसकी जो सपोर्टिंग आइटम्स थी, वहाँ पे सपोर्टिंग पे कई बार ये स्टॉक घूमती फिरती आई थी, लेकिन उसके बाद फिलहाल जो भी पोजीशन बना वो एक लाजवाब पोजीशन बनाती नजर आई। जहाँ पे 3 महीने के डेटा को देखें तो 3 महीने के डेटा को जैसे ही इन्होंने 90 डेज के आसपास को रिकवरी दिया, मार्केट को एक बुल्ली सा संकेत मिलता और उन्होंने सीधे के सीधे मार्केट जंप करती नजर आई। अब इसके पीछे क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, तो कंपनी का लास्ट अपडेट आज ही आया था, और अपडेट में क्या कही कंपनी, क्योंकि इसका कंपनी शायद ऑन मार्केट में ही आती है, इसके लिए शायद मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करती नज़र आती है। इसका 12 बजकर 8 मिनट पे आती है अपडेट, और इसका जो रिजल्ट का पार्ट था, और मैं एक बार चार्ट की तरफ दोबारा चलता हूँ, और चार्ट में एक दिन का चार्ट में देखूँ कि कितने बजे का चार्ट था, 12 बजकर 10 मिनट, अर्थात 12 बजकर 8 मिनट पे इनका क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आता है। क्या आता है, प्रेस रिलीज माइक्रोसॉफ्ट एंड प्रोमेस प्रोक्सीमस ग्रुप्स sign a new strategic partnership for collaboration on digital communication and cloud। अर्थात इनके पास आज का ही टाइम था, जो कि 12 बजकर 8 मिनट पे इनके पास क्या आती है, एक छपती है, मीडिया रिलीज आती है कंपनी की तरफ से, ऑन मार्केट में आती है, और मार्केट में आने के बाद इनका मार्केट क्या होता है, सीधे के सीधे, जहाँ पर बाकी सारी कुछ बड़ी कंपनियां ऐसे भी हैं जो कि अपने जो न्यूज जो आर्टिकल्स होते हैं उसको मार्केट क्लोज होने के बाद पब्लिश करते हैं, जो कि स्टॉक को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने मार्केट उन्होंने दिया, और उन्होंने कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एंड द प्रॉक्सिमस ग्रुप साइन ए न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द कोलैबोरेशन ऑन द डिजिटल कम्युनिकेशन एंड क्लाउड। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है इसके पास, इससे कहने वाली है, जो बेसिकली जो कंपनी थी, द होल्डिंग कंपनी इज द रूट्स मोबाइल लिमिटेड। बेसिकली जो कंपनी है ये Proximus is the holding company of the Proximus OPLs and the NB, the holding company of the Roots Mobile Limited। इसका मोबाइल की होल्डिंग कंपनी निकल के आती है।
अब माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया और हमारे पास कितने की इनके पास रिवेन्यू जनरेट हो सकती है, तो कहता है माइक्रोसॉफ्ट इन द प्रोमिक्स सस ग्रुप साइन द न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद द कोलैबोरेशन। और 27 जून को ये अपडेट था। ये मीटिंग आज ही हुई या मीटिंग पहले हुई होगी और मार्केट में अपडेट अभी आया, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए यदि 12 बजे के टाइम हिसाब से यदि हुआ है और इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था वो देखने वाली बात है। तो कहती है टुडे माइक्रोसॉफ्ट एंड द प्रॉक्सिमस ग्रुप्स हैज फॉर्मली साइंड एज अ 5 year strategic partner allowing both कंपनीज विन द स्ट्रेटजिक द डिजिटल लीड इन द। और इसके कामकाज करती है जिसमें क्या कहती है इनके पास बेस्ट इन द क्लास प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमस इंटरनेशनल्स फ्लेट BICS टेलीसाइंस एंड द रूट मोबाइल वाइल प्रॉक्सिमस एंड द Proximus will benefit from the Microsoft Azure Cloud। ये कुछ बात करें और AI एंड ऑल इनोवेटिव AI एंड डेटा सोल्यूशन इवोल्यूशन पे कामकाज करती नज़र आती है। इसमें इनको क्या ग्रोथ लेवल भी इससे मिलती नज़र आती है, उसमें अभी यहाँ पे कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन बस उन्होंने कहा कि हमारा जो चीज़ें हैं उससे हमारा डेवलप होगा। और कहते हैं जो बेल्जियम एंड लग्जर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय ओवर 500 पीपल आर द हैज़ बीन द पावरफुल नेटवर्क एंड द मोर देन द 6000 पार्टनर्स। 6000 से ज़्यादा पार्टनर की बात करते हैं और ये एक अपडेट निकल के जिसकी वजह से मार्केट में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया तो मार्केट इसके सीधे माइक्रोसॉफ्ट की तरह बुल्लिस की तरह निकलता नजर आया और 52 वीक की हाई को तोड़ती नजर आई। ऐसा नहीं था कि इसमें 52 वीक की हाई की तरफ देखा जाए। अभी मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में पहले से लगता है पता था, इसी वजह से मार्केट इनका धीरे 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 जंप करती नजर आ रही थी। और अभी लगातार एक ही बार में अभी क्या हुआ, जैसे ही हुआ तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हुआ, सीधे के सीधे आप देखेंगे इंक्रीज करती नजर आएगी। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट में सीधे के सीधे जहाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितने थी इनके पास, जीरो के आसपास वॉल्यूम ऑफ ट्रेड थी। वहाँ पे सीधे के सीधे कहाँ पे जैसे ही रियो न्यूज आती है मार्केट में और सीधे के सीधे कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है, 47,800 वॉल्यूम निकल जाता है। पर लगातार वॉल्यूम में इंक्रीज नजर आती है। तो ये था प्रेस रिलीज के बारे में डेटा। इससे पहले भी एक 24 तारीख को उसमें प्रेस रिलीज हुआ था, वो क्या था उसके बारे में एक नज़र डालें तो उसमें उसमें भी कुछ ऐसा निकल गया जिसकी वजह से लगातार कुछ ना कुछ करती नज़र आ सकती है। और इसका भी ऑन टाइम 11 बजे ही आया था इसका अपडेट, मतलब ऑन मार्केटिंग का अपडेट आता है हमेशा। उन्होंने इससे पहले भी कहा था जो रूट मोबाइल लिमिटेड इनेबल व्हाट्सअप बेस्ड टिकटिंग फॉर नागपुर, पूना, हैदराबाद एंड दिल्ली मेट्रो, becoming the largest enable enabler for such service in the India। तो दिल्ली मेट्रो में तो पहले से चल रही थी ना शायद, अभी मुझे जहाँ तक याद है दिल्ली मेट्रो में चल रही थी, लेकिन ये इसको अभी फ्री इंक्लूड करने का मतलब बाकी शहरों में हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस रिलीज का और कहा कि हमारा जो व्हाट्सअप जो API वगैरह है जो आप पर टिकटिंग है उस पर हम जो कामकाज कर रहे थे उसमें अब आप व्हाट्सअप बेस्ड टिकटिंग का मज़ा ले सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे अलग अलग रेल और मेट्रो सिटी की बात कर रही थी कंपनी। ये था इसके लिए थोड़ा सा अपडेट, जहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे 24 तारीख के डेटा थे, 24 तारीख के बाद ही मतलब मार्केट ने एक इसका पॉजिटिवली देखना शुरू किया था। यदि मैं यदि 24 तारीख की चार्ट को देखूँ आकलन करके, यहाँ पे 24 जून को भी सेम आकलन हुआ था जिसपे 15% के सर्किट लगा था और फिर दोबारा इसमें आया तो दोबारा इसमें सर्किट लगती नजर आएगी, मतलब 15% के आसपास की ज़्यादा जंप करती नजर। 52 वीक की हाइट पहले भी तोड़ा था लगता है ऐसे, और अभी भी उन्होंने ब्रेक अपनी हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ती नजर आई। इसके बाद कंपनी के बारे में कॉर्पोरेट एक्शन जो है कंपनी का देखा है तो 24 में डिविडेंड की पार्ट कितना क्या, 3 रुपये के आसपास डिविडेंड रही है। इससे पहले भी 3 रुपये के रही है, मतलब कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड की पार्ट को अच्छा खासा नहीं दिया अपने शेयर होल्डर को लेकर के। अब रिजल्ट की तरफ एक नज़र डालने के प्रयास करेंगे तो रिजल्ट इसके लिए क्या कहती है, तो रिजल्ट कहती है कंपनी इनक्रीजेबल इनकी जो है सेल्स है वो बढ़ती नज़र आती है, जहाँ पे सेल्स भी करीब 185 करोड़ तक गया है। प्रॉफिट पार्ट कहाँ पे गिरावट आई है स्टैंड लॉन के हिसाब से, जहाँ पे देखा जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आई, अर्थात एक ही जगह एक ही चीज़ जो है इसका ना वो थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगा और बाकी जो चीज़ें थी जहाँ पे सेल्स थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगा, बाकी सारे चीज़ों में डिक्लाइन करती हुई नज़र आती है कंपनी की। लेकिन इनके पास जो डे टू डे का क्या होती है, जो न्यू न्यू इनोवेशंस का कामकाज होती है उसके बेसिस पे इनका मार्केट परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। अब आते हैं क्वार्टरली और ईयरली डेटा को एक कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेटा कैप्चर किया था
जो लेकिन यहाँ पे डेटा जो बीएससी एनएससी की जो डेटा कैप्चर होता है वो उसमें कंप्लीट डेटा अपडेटेड नहीं है। कुछ टेक्निकल वजह से हो सकता है या कुछ और भी कारणों से हो सकता है, जहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं है, यहाँ पे सेल्स इनकी रेवेन्यू की मॉडल काफ़ी नीचे थी, एसेट्स काफ़ी इनकी काफ़ी बढ़ा हुआ था। बाद में देखा गया एसेट्स में थोड़ा सा तो कि थोड़ा सा स्टॉक था वो रेवेन्यू इंक्रीज करती नज़र आई। ऐसे स्टैंड लोन के बाद हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखा तो कंसोलिडेटेड डेटा में क्या निकल के आई, तो इनका सेल्स इंक्रीज करती नज़र आई और उसके बेसिस पे क्या था, इनके बेसिस पे इसका एसेट्स देखने को नहीं मिला। और जितना सेल्स बना उस सेल्स के बेसिस पे उनके पास प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम निकला, एक तरह से न्यूमिनल ही वैल्यूशन निकली थी। इसीलिए हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं जो क्वार्टरली डेटा पे बेसिस पे क्या कहती है और ईयरली डेटा बेसिस पे। 21 में देखा जाए 362 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे मार्च 24 के अंदर देखा जाए क्वार्टरली में करीब 1017 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी 1024 करोड़ तक कंपनी गया था, तो इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले टॉप ऑफ द क्वार्टर किसको कह सकते हैं, दिसंबर 23 को। लेकिन यहाँ से 3 साल के डेटा को बेसिस लेता हुआ तो नियरली देखा गया कि 2.75 टाइम्स के हिसाब से 275% के हिसाब से इंक्रीज करती नज़र आई एक क्वार्टरली डेटा के बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की तरफ चर्चा करें, नेट प्रॉफिट 95 करोड़ के आसपास और इसमें ये देखने को मिला जिसका भी टॉप नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले भी 114 करोड़ तक का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया था और 104 करोड़ तक का बना चुका था, इसको टॉप नहीं कह सकता। चलिए आगे ईयरली डेटाबेसिस में एक नज़र डालते हैं। ईयरली डेटाबेसिस में क्या निकल के आता है, जो कि खास के एक तो कोविड से पहले का सिचुएशन और कोविड के बाद के सिचुएशन में जो डिफरेंस आया उसको एक समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल निकल के आए, यहाँ पे ये निकल के आया जो कंपनी का ओवरऑल हम देखें तो जो 16 के आसपास कंपनी का परफॉर्मेंस था 367 करोड़ के आसपास, वो कितना पे चला जाता है मार्च में 4000 करोड़ पे चला जाता है। तो सोचिए जो इंक्रीज हुआ वो कितने टाइम्स हुआ, करीब करीब जो टाइम्स वो 1000 टाइम्स के इसका देखा जाए करीब 10 टाइम्स से ज़्यादा और 10 और देखा जाए तो 2 अर्थात 12.5 टाइम्स इसको सीधा सीधा मान लें, मतलब 1200 1250% के आसपास का यहाँ पे एक जंप देखने को मिला। और वाई भी अच्छा खासा जंप देखने को मिलती जा रही है यहाँ पे लगातार इसमें। तो अर्थात यहाँ पे ईयरली टू ईयर पे ही काम काज करती है टॉप के लेवल पे, लेकिन क्वार्टरली में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। ईयरली डेटा के हम प्रॉफिट की चर्चा करें तो प्रॉफिट में ओवरऑल देखने को मिला करीब 390 करोड़ के आसपास प्रॉफिट और इससे पहले इस तरह के प्रॉफिट कभी भी नहीं बना है। अर्थात ये प्रॉफिट के पार्ट में अभी टॉप पे काम काज करती है और डेली जो साइन करती है एमओयू कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करती है उससे इनका मार्केट एक प्रोएक्टिव की तरह कामकाज करती नजर आती है, जिसकी वजह से मार्केट में इनका स्टॉक भागता नजर आ रहा है। कंपाउंडेड सेल्स की तरफ देखा है तो कंपाउंडेड सेल्स में करीब 42% तक जंप किया था। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में काफ़ी गिरावट वाली पोजीशन रही, 18% में कोई जान ही नहीं आती है। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा है तो 10% से थोड़ा सा एवरेज है, तो इसको एक एवरेज कहा जा सकता है। अब आते हैं इसका हम यदि कंसोलिडेटेड रेशियो की तरफ ध्यान दें तो इनके पास पैसा 97 डेज में आता है और पैसे को यूटिलाइज और डेटर की तरफ ध्यान दिया तो डेटर इनका पास कितना है, डेटर के पास इनके पास बचता है करीब 1000 कितने का 1072 करोड़ का। और प्रॉफिट के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 1072 करोड़ का इनका बचती है। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए 25% इसको मैं मान लेता हूँ इज अ राउंड ऑफ, तो 25% इनका पैसा जो है जो डेटर्स पास में फंसे होते हैं। ये इसके लिए था। इसके बाद कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी करती नज़र आती है, ऐसा कुछ था। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट में देखा जाए इन्वेस्टमेंट में लगातार कभी ग्रो लेवल देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास का गिरावट देखने को मिला। लेकिन फिक्स एसेट्स में देखने को मिला क्या, क्योंकि फिक्स एसेट्स भी इनके पास सेम ही कारोबार करती नजर आई, जो कि पहले 52 करोड़ के आसपास था, वहाँ पे यहाँ पे एक फिक्स एसेट्स इनके पास थोड़ा सा गिरती नजर आई पिछले पीरियड टर्म से, पिछले साल के टर्म से। तो ये हमने समझने का प्रयास किया कैश इक्विवेलेंट का क्या पोजीशन है कंपनी में। तो कैश इक्विवेलेंट में करीब 757 करोड़ के आसपास उनके पास कैश और कैश बैंक बैलेंस है। और इसका भी एक कंपेयर करके दिखा जा सकता है जिसको हम टोटल ओवरऑल कैश रेशियो की तरफ देख सकते हैं, जिसमें कैश फ्लो एक्टिविटी होती है जहाँ पे कंपनी का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है कैश के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसके हमने समझने का प्रयास किया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे हमने पहले कहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी का 58% और 42% का प्रोपोर्शनेट एरिया है। उस प्रोपोर्शनेट एरिया में कौन कैसे हैं,
यहाँ पे इस जो बी एनएससी का पोर्टल है, इसमें मुझे एक बड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लगता है ये पोजीशन, जो हमें ये एग्जैक्ट पता चलता है, जिसमें बेसिकली नॉन रिटेल इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली 2 लाख से कम की जिनका इन्वेस्टमेंट है इस एक कंपनी में, उनका क्या रोल है, उनका रोल के हिसाब से देखा जाए तो यदि मैं पहले यहाँ पे देख लूँ एक नज़र, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है, जहाँ पे कंपनी के ईयरली डेटा को नज़र डालें तो करीब 65% के आसपास 21 में था। तो उसमें क्या किया कंपनी प्रमोटर ने लगातार 65%, 59%, 59, 58 और 57, अर्थात यहाँ पे प्रमोटर अपनी पोजीशन को एक लगातार बिकती नज़र आती है, प्रमोटर अपनी पोजीशन को लगातार बेचती नज़र आ रही है। और क्वार्टरली डेटा में देखा जाए तो यहाँ पे अभी इसी पीरियड के अंदर हिसाब से जो लास्ट क्वार्टर था, इसी क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली किया था, नियरली करीब आधा परसेंट से नियरली थोड़ा सा, आधा परसेंट भी नहीं होगा, मुझे तो थोड़ा सा परसेंटेज था कि 0.16% के आसपास रहा है। अब आते हैं इसमें क्या निकल के आती है, प्रमोटर्स में कौन से ऐसे हैं। तो प्रमोटर्स में संदीप कुमार चंद्रकांता गुप्ता और ये उनके प्रमोटर्स हैं। इसके बाद देखा जाए इनमें कुछ और बड़े प्रमोटर के तौर पे कुछ हैं, तो इसमें कुछ निकल के नहीं आता। एफ आई की बात करें तो एफ आई यहाँ पे पोजिशन अपनी बिकवाली करके चली है, जो एफ आई की पोजीशन लगातार 21% तक ही, वहाँ पे उन्होंने 5% की पोजीशन को क्या किया, बिकवाली कर दिया। और ये टाइम फ्रेम की मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि टाइम फ्रेम में बिकवाली यदि किया है तो अभी बिकवाली के बाद क्या हुआ पता है, मार्केट में प्रेशर बना होगा, और ये प्रेशर होगा कब के बाद, अप्रैल में प्रेशर होगा। और अप्रैल में एक बार नज़र डालें जहाँ पे हमने कहा कि अप्रैल में प्रेशर होगा, तो देखिए जैसे इन्होंने बिकवाली किया, बिकवाली के बाद क्या हुआ, एक प्रेशर बनती नज़र आई थी। ये एक मार्केट की यही चीज़ है, जहाँ पे ज़्यादा बड़े लोग बेचेंगे ना बल्क में, तो मार्केट में प्रेशर बनती नज़र आ सकती है, और वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे डीआई की बड़ी बोझ नहीं है, डीआई बड़ी 5% के आसपास पोजीशन लेके स्टेबिलिटी के साथ बैठी हुई है, इसमें कुछ बड़ा फेरबदल नहीं किया है। और पब्लिक की तरफ ध्यान दे तो पब्लिक में अगर 20% के आसपास पोजीशन है, उसमें से एक पोजीशन आती है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का, और जिनका करीब 4%, 4.5% के आसपास होल्डिंग है। और क्या ये बड़े इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं या नहीं करते, इनको देखा जाए इस कंपनी को, इन कंपनी का बड़ा रोल है, बल्कि हर जगह ट्रेडिंग में बल्क सेल और बाय करते रहते हैं। ओवरऑल इनका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने का प्रयास करें, ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ पे निकल के आता है, बड़ा लंबा चौड़ा इनका लिस्ट है बल्क ट्रेडिंग का। और शेयर होल्डिंग में देखा है तो इनके पास कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे, जैसे अग्ना प्रोटीन है, या फिर बाकी कुछ कंपनियां निकल के एपीवी इंफ्राटेक, मतलब ये एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे एक रीट कामकाज करते नजर आए हैं इस कंपनी। और यही डेटा ना एक समझने के पर्पज से बड़ा अच्छा होता है, जहाँ पे हम 1% से कम की पोजीशन को समझ सकते हैं, जो रिटेल में कितने, जो उनका पोजीशन 2 लाख से कम का है, वो कितने लोग ऐसे हैं। तो इनके लिए यहाँ पे एक डेटा है, पब्लिक होल्डिंग के अंदर एक नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले कॉलम्स हैं, इसमें कि ये पता चलता है जो इस कंपनी में जो रिटेल का पार्ट है, अर्थात रिटेल में जिनके पास दो, खास के इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैं इंडिविजुअल वाले केस को लेकर बताता हूँ, तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो इंडिविजुअल के पास जो, चाहे वो 2 लाख से कम है, 2 लाख से ज़्यादा हो, इनके पास कितनी पोजीशन बनती है, इनके पास पोजीशन बनती है करीब करीब 13% का, 13% के आसपास। और इनको रन कौन करता है, इनको रन करने वाले कौन होते हैं, रन करने वाले होते हैं ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर जो 5% की पोजीशन में है। और इसमें बाकी कहाँ गए, जो कि टोटल पोजीशन देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन, अच्छा इसको रन करने वाले कौन है, ये और इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इंस्टीट्यूशन और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से जो ज़्यादातर तरदाद जो कि इनको एडवाइज्ड करते हैं, ये सब करते हैं, यहाँ पे देखा गया यही इनकी मार्केट को रन करती नज़र आती है एक ओवरऑल। यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला होगा, अभी मैं बल्क ट्रेडिंग की तरफ एक नज़र डालूँ, अभी अपडेट कुछ आया होगा तो पता चलेगा इसके लिए बल्क ट्रेडिंग क्या हुआ। यहाँ पे अभी देखने को ये मिला 24 जून को इसमें बल्क ट्रेडिंग का ऑप्शन आया था, उसके बाद अभी अब डेटा, आज की डेटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं होता, शायद ये आज अपडेट हो जाएगा। तो 24 जून तक का डेटा अपडेटेड यहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे एक कंपनी था जिसका नाम था ग्रेविशंस ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल एलएलपी, उन्होंने बाय और सेल का लिया था कॉल, करीब कितना का, 4,84,555 शेयर को बेचा था, खरीदा था, और कितने के रेट में, 1 रुपये के, नियरली 1 रुपये से ज़्यादा की मार्जिन लेके चली थी, और 1 रुपये के ज़्यादा से मार्जिन लेके चली, तो मार्केट में क्या हुआ, इसके पीछे बाकी सब
खरीदारी और बिकवाली देखने का मौका मिला, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर लगाया फिर उन्होंने बिकवाली का, अर्थात मार्केट इसके हिसाब से लगा जो मार्केट तो काफ़ी बढ़ने वाला है या घटने वाला है, ऐसा पोजिशन बनती नजर आई। इसके बाद एक चीज़ और देखा जाए इस कंपनी में तो हिस्टोरिकल डेटा टाइप में तो और एक समझने का प्रयास करें तो वो निकल के आती है एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो एज ऑन डेट जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक रही है, क्योंकि हमने हमेशा कहा ये कंपेयर करने के टाइम पे हो सकता है जो एक कंपनी का लंबा करियर, जैसे यहाँ पे किसी ने लिया आज इसकी प्राइस यहाँ पे है, कई बार हो सकता है यहाँ से लिया और यहाँ पे प्राइस हो, और इस बेसिस पे आज की डेट में जिनके पास है स्टॉक, जहाँ से भी इन्होंने लिया उनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे बीएससी पर एक अच्छा फीचर है जो मुझे अच्छा पसंद आता है, इसीलिए मैं बीएससी को थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ और कुछ पार्ट के लिए लेकर के एनएससी को प्रेफर करता हूँ स्टडी के लिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो स्टॉक में 3 साल में करीब ये देखने को मिला कि 10% ही रहा, मतलब यहाँ पे तो एक बस मायूसी छाई रही। 2 साल में 37% भी, 1 साल में 17% और उसके बाद 6 में 18% लगातार। उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक ने क्या किया, उसके बाद स्टॉक ने एक अलग से रैली दिखाई है जो कि 1 सप्ताह में करीब 23% बढ़ गया। मतलब आज की ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो 15% के आसपास का जंप करता है। तो उस बेसिस पे देखा जाए क्या हुआ, 15% आज जंप करती है तो मतलब ये 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन को ही ऐड कर दें केवल तो 15 दूनी 30 और उसमें से माइनस भी कर दें थोड़ा सा पार्ट, तो क्या निकल के आती है यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7.5, मतलब 22-23% तो नॉर्मली दिखती है, तो मतलब 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान में। और कई बार ये चीज़ें हो सकती है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे स्विंग नजर आई, जैसे मार्केट हुआ ना मार्केट स्विंग नजर आई। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा हल्का होगा, ऐसा नहीं जो हल्का नहीं होगा, जितना बड़ा है उतना ही चलता रहेगा, हल्का हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग लाइन है काफ़ी अच्छा, रेजिस्टेंस की कोई बात करना चाहता ही नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या लगती है मार्केट को लेकर के, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ है देखने को, पूरे का पूरा आसमान ही यहाँ पे खाली नज़र आती है। हमने समझने का प्रयास किया रूट मोबाइल के बारे में, जो कि काम काज नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क में कामकाज करती नज़र आती है, और इसकी परफॉर्मेंस लेवल को समझने का प्रयास किया। आपने सोचा था आप इंडिकेटर के सब यूज कर सकता हूँ, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पे हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि फाइनेंशियल के बारे में या फिर ड्यू डिलिजेंस के बारे में। यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस की तरफ एक तरह से निकल के 2023 में इनके पास एनसीएलटी का मुंबई का एक ऑर्डर था, उसके बारे में फिलहाल अभी देखा नहीं जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए, जहाँ पे हम फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर टेक्निकल ट्रेंड की थोड़ा सा पार्ट्स को रखने का प्रयास करते हैं। नॉट ए एक्सपर्ट, ओनली द लर्नर इन द मार्केट, और ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, ओनली लर्निंग इज द पर्पस फॉर दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।